Hello and welcome back to Gourmet Science Studio, and in today's class we're gonna study about retrieval of LTM. हम अब तक की मेमोरी की सारी प्रोसेस कर चुके हैं, लाइक सेंसरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा है, हमने STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा है, हमने LTM भी कवर किया है लास्ट वीडियो में, विच इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट द रिट्रीवल ऑफ LTM. हम LTM से लॉन्ग टर्म मेमोरी से कैसे रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, और ये डिपेंड करता है कि हमने LTM में इन द फर्स्ट प्लेस हाउ वी हैव पुट द इंफॉर्मेशन इनटू LTM, हमने इंफॉर्मेशन डाला किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिट्रीवल कितना बेहतर होगा और कितना नहीं. If you remember, तो हमने इलैबोरेटिव रिहर्सल के बारे में पढ़ा था और हमने मेंटेनेंस रिहर्सल के बारे में पढ़ा था, और हमने ये समझा था कि मेंटेनेंस रिहर्सल बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चीज़ में पिन नोट डाउन करते हैं तो आपका पास 6 डिजिट का पिन भी है, तो भी आप सिर्फ तब तक उसको रिपीट करते हैं अपने माइंड में जब तक कि आप वो पिन एंटर नहीं कर देते. ओनली for that period of time you repeat that pin into your head, right, so that you can maintain it in your mind. And after once you enter that pin, and then you don't remember it because it is of no use, right? When it comes to elaborative rehearsal, that's more deep, that's more like you give it a meaning, you attach a meaning to it. तो वो बहुत deep processing होती है, और इसलिए अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके पास तो आप उससे उसको टाई डाउन कर देते हैं. अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने मैंसन का एग्जाम्पल दिया था, विच इज अ फ्रेंच वर्ड और इसका मतलब होता है होम, और हमने इसको अटैच किया था मैंशन से. सो मैंशन, मेसन, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. तो ऑलरेडी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन से अटैच कर दिया, तो मेरा रिट्रीवल क्यू बन गया, एंड इट बिकम्स इजी फॉर मी टू मेमोराइज द न्यू इंफॉर्मेशन, राइट. सो ये सब हम LTM में पढ़ चुके हैं. नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिट्रीवल, तो अब आपको रिट्रीवल क्यू का मतलब समझ आया. एक ऐसे इंफॉर्मेशन, व्हाट इज रिट्रीवल क्यू? रिट्रीवल क्यू इज एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जो हमें हेल्प करता है रिकॉल करने में इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर है, बेसिकली हमारी कहीं LTM में स्टोर है, दैट बिकम्स आवर रिट्रीवल क्यू. कोई हम ऐसा क्यू, कोई ऐसा हिंट, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं. क्यू मतलब क्या? एक तरीके से हिंट, कोई ऐसी चीज जो हमें याद दिलाती है कि अच्छा ओके दिस इज व्हाट इट इज. ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी. नाउ प्रिंसिपल ऑफ एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्या बोलता है कि इट्स अ टेंडेंसी. ओके, ये पहली बात. तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो मैं क्लियर करूंगी आपको. इट्स अ प्रिंसिपल, ये बात आप याद रखना. इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, ठीक है. इसके 2 सब टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली ये क्या कह रहा है प्रिंसिपल? ये कह रहा है कि द टेंडेंसी फॉर मेमोरी, कोई भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, अगर हम उसको उसकी रिट्रीवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो उसकी कंडीशंस है वो सिमिलर हों अंडर विच वो इंफॉर्मेशन जो है एनकोड की गई थी, ठीक है. रिट्रीवल कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए जो जैसे वो एनकोड हुई थी, तो उसमें चाहे वो इंटरनल कंडीशन हो चाहे वो एक्सटर्नल कंडीशंस हो, देन दैट एक्ट एज अ क्यू, एंड फिर वो हमें रिट्रीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है. मेमोरी इंप्रूव होती है व्हेन द रिट्रीवल कंडीशंस आर सिमिलर. रिट्रीवल कंडीशन अगर सिमिलर होती है टू एनकोडिंग कंडीशंस, तो हमारी मेमोरी जो है इंप्रूव होती है. नाउ सिंपल सा एक एग्जांपल है कि मान लो कि whenever you watch your favorite show on Netflix, ठीक है, आप Netflix पे अपना binge watch कर रहे हो और या अपना फेवरेट शो देखने बैठे हो. अब जब भी आप मान लो कोई K-ड्रामा देखने बैठते हो, यू नीड नूडल्स, ठीक है, आपको मैगी चाहिए, नूडल्स चाहिए, कुछ तो सूपी नूडल्स, कुछ तो यहाँ तो कुछ चाहिए ऐसा. जब भी आप ना Netflix पे आप कोई K-ड्रामा देखते हो, ठीक है, कोरियन ड्रामास देखते हो, तब उससे होगा क्या? अब मान लो क्यों, मान लो कि नेक्स्ट टाइम आप किसी फ्रेंड के घर पे आप देख रहे हो वो सीरीज या वो ड्रामा या जो भी है उसके एपिसोड्स, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर गए और वहां देख रहे हो, आपको इमिडिएटली से क्या याद आएगा? यार मैगी,
मैगी खाएंगे और देखेंगे। क्यों? बिकॉज दैट एक्टेड एज अ रिट्रीवल क्यू, क्योंकि आपने एसोसिएट कर दिया कि आपने ये बोला कि जब भी मैं के ड्रामा देखती हूँ तो मुझे मैगी खाने का मन होता है, या आप जब भी मैगी खाओगे, ठीक है, कॉलेज में आप कैंटीन में बैठ के मैगी खा रहे हो, एकदम से सूपी नूडल्स खा रहे हो या मोमोज खा रहे हो, कुछ भी, एकदम से आपको याद आएगा कि यार ये तो मैं जब के ड्रामा की वो सीरीज देखती हूँ ना तो मैं हमेशा मैगी खाती हूँ, एंड यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग, देखो पता है आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा, दिस एपिसोड, दिस इज हैपनिंग, व्हाटएवर एवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेमोरी में लिंक हो गया ना वो एक चीज। ठीक है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल क्यू। तो ऐसे इंटरनल क्यूज भी हो सकते हैं। तो ये एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप वो कंडीशंस में किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में बैठ के कुछ याद करो या एसोसिएट करो, तो वो उसी सेम कंडीशन में अगर आप दोबारा से वो चीज को परफॉर्म करोगे, वो टेस्ट को परफॉर्म करोगे, तो इट विल ब्रिंग मतलब गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग बोलता है कि जब हमारी फिजिकल ये क्या हो गया, वो बोलते हैं कि जब हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स एक पर्सन की सेम होती है, उस जहां पे उसने जैसे लर्न करा था स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने केमिस्ट्री रूम, ठीक है, आपके इफ यू स्टडी केमिस्ट्री इन वन क्लासरूम और उसी क्लासरूम में आपका टेस्ट भी हो, तो आपका रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि वो रूम विल एक्ट एज अ क्यू फॉर यू। आपको याद आएगा कि यहाँ पे खिड़की के पास बैठ के मैंने ये पूरा टेबल लर्न किया था यार, यहाँ बैठ के मैंने ये पूरा ड्रॉ किया था, ये मैंने लर्न किया था। ठीक है, तो वो एक मेमोरी से रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन एज अ क्यू एक्ट करेगा। ये हमने गॉर्डन एंड बैडले का हमने एक एक्सपेरिमेंट है, एक रिसर्च है, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्कूबा डाइवर्स जो पानी के अंदर जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स, उनको एक लिस्ट दे दी। ठीक है, उनको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दी और उनको बोला ये याद करो। कुछ को वाटर के अंडर वाटर और कुछ को लैंड पे। ठीक है, अब हुआ क्या कि उन्होंने बाद में वो, जैसे मान लो कि 20 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों ने लैंड पे एक लिस्ट को याद करा, 10 लोगों ने जो है 10 पीपल ने याद करा अंडर वाटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, जिन्होंने अंडर वाटर खड़े होकर वो लिस्ट 10 वर्ड्स की याद करी थी, उनसे लैंड पे पूछा, तो उनकी रिट्रीवल में थोड़ा टाइम लगा, उनको इमीडिएटली वैसे पटर एकदम से याद नहीं आया। और ऐसे ही लैंड वालों को अंडर वाटर पे भेज दिया और तब उनको बोला कि वो 10 वर्ड सुनाओ, तो उनको थोड़ा रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जब उनको अपनी अपनी पोजीशन, जहां जहां उन्होंने जिस एनवायरनमेंट में याद किया था, जैसे अंडर वाटर वालों ने अंडर वाटर में ही वो लिस्ट के वर्ड सुनाए वो लिस्ट से, तो फटाफट रिकॉल हो गया। और लैंड पे जिन्होंने याद करा था जिस एनवायरनमेंट कंडीशन में, उन्होंने उसी एनवायरनमेंट कंडीशन में, मतलब लैंड पे ही उन्होंने वो वर्ड्स सुनाए, तो उन्होंने बिना किसी ब्रेक के फटक करके एकदम फटाफट 10 वर्ड्स अपने सुना दिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, अगर लर्निंग की सेम होंगी तो हमारा जो रिकॉल होगा वो बेटर हो। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने गॉर्डन एंड बैडले का पढ़ा है, इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी फिजिकल सराउंडिंग जिसमें हमारी लर्निंग हुई है, अगर वो और सेम होगी जिसमें हम उसको रिकॉल करना है, अगर सेम एनवायरनमेंट में, तो बेटर रिकॉल करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग और जो हमने इससे पहले बात करी थी प्रीवियस स्लाइड में रिट्रीवल क्यू में, जब हमने एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी की बात करी थी, तो आपको लग रहा है ये सेम चीज है, बट ये सेम चीज नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द प्रिंसिपल। ये एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी एक प्रिंसिपल है जो हमें ये बोलता है कि अगर हमारी रिट्रीवल कंडीशंस सेम होंगी, सिमिलर होंगी, जिसमें हमने मेमोरी में एनकोड करा था इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इंटरनल कंडीशंस हो, एक्सटर्नल कंडीशंस हो, हम बेटर रिकॉल कर पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट जो है, इट्स काइंड ऑफ अ सब टाइप। ये एक सब टाइप है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का। देयर इज अ डिफरेंस। वो एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर प्रिंसिपल है, जिसके अंडर एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग के बारे में हमने बात किया, जिसमें हम बोल रहे हैं हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं।
ऐसे ही एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का एक सब डिविजन है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग, ये सब टाइप है, ठीक है, सब टाइप है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेमोरीज फॉर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, अगर हमारी कोई साइकोलॉजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उसमें अगर कोई मेमोरीज बनी है तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेम्बर। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मतलब अगर आप एज अ मैन ये देख रहे हैं या एक वुमन होके ये देख रहे हैं, तो आप दोनों ही जने इससे रिलेट कर पाएंगे ये एग्जाम्पल से, और ये कभी आप भूलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फाइटिंग विद समबडी, तो आपको क्या होता है कि एक बैड फाइट जो होती है आपको सब कुछ याद दिला देती है जो पास्ट में हुआ है, ठीक है। वाई? बिकॉज आपको वो उसी स्टेट पे ले जाती है, उसी इमोशनल स्टेट पे ले जाती है, उसी साइकोलॉजिकल स्टेट पे ले जाती है जब आप हर्ट होते हैं। तो जब आप पहली बार हर्ट हुए, फिर दूसरी बार हर्ट हुए, तीसरी बार हर्ट हुए, तो आप जब तीसरी बार हर्ट हुए तो आपको पहली बार का और दूसरी बार का भी याद आ जाएगा, ठीक है। क्यों? वो मेमोरीज जो हैं आ जाती हैं। तो स्टडी ऐसे ही इसी चीज के लिए अगेन एक स्टडी की, और उस स्टडी में उन्होंने क्या करा, एक कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए हैप्पी म्यूजिक चलाया, कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए सैड म्यूजिक चलाया। नाउ उनको कुछ वर्ड्स दिए, लिस्ट ऑफ वर्ड्स अगेन, ठीक है, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स थे जो उनको याद करने थे। हैप्पी वालों को हैप्पी म्यूजिक बैकग्राउंड में चलाया और उनको बोला ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करो, सैड म्यूजिक वालों को सैड म्यूजिक चलाया और उनको बोला ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करो, और बाद में एज यूजुअल इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। हैप्पी वालों को सैड एनवायरनमेंट सैड म्यूजिक चला के बोला कि वो जो याद करा था वो सुनाओ, और सैड वालों को हैप्पी म्यूजिक चला के बोला कि जो याद करा था वो सुनाओ। तो उसमें गड़बड़ी हुई, रिकॉल उतना बेटर नहीं था। लेकिन जब दोनों को सेम म्यूजिक सुनाया दोबारा से और बोला कि अच्छा अब सुनाओ, तो दे वर एबल टू रिकॉल द वर्ड्स बेटर। तो इससे पता चलता है कि जब हमारी इमोशनल स्टेट जैसी होती है, अगर हम खुश हैं तो हमें हैप्पी मोमेंट्स याद आते हैं सारे, और ये देखो पता है उस टाइम पे भी ऐसे हुआ था, उसके बर्थडे पे भी ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, हैप्पी मोमेंट्स। बट इफ वी आर सैड तो हमारे सारे सैड मोमेंट्स, सारे सैड चीजें हमको याद आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी वो इमोशनल स्टेट होती है। तो एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर फिनोमिना है, जिसके अंडर सब टाइप है स्टेट डिपेंडेंट की, और इससे पहले जो हमने करी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट की। समझ आया अब आपको समझाने के लिए ये एक टेबल मैंने बनाया है। ये टेबल आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अदरवाइज पूरा सिलसिला जब खत्म होगा तभी मैं पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी आई एम क्रिएटिंग पूरा नोट्स का फाइल। तो अभी आधे अधूरे नोट्स कैसे दे दूं, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आई एम ऑल्सो सेपरेटली मैं एक नोट्स का पूरा बना रही हूँ बंडल, और जब पूरा हमारा सिलसिला खत्म होगा तो वो पूरी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी अगर आप अपने नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं, कहीं पे लिख रहे हैं, कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तब नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप ये टेबल बना लीजिए। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी एज आई सेड इट्स अ ब्रॉड प्रिंसिपल। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही तरीके के क्यूज आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर मीटिंग समबडी, और अगर पीछे से कोई स्पेसिफिक सॉन्ग चल रहा है, आप कैफे में किसी से पहली बार मिले और कोई म्यूजिक चल रहा था कैफे में, एंड यू डांस ऑन दैट सॉन्ग, या वो सॉन्ग आप दोनों का फेवरेट था और बाई चांस वही म्यूजिक चल रहा था और आप उनसे पहली बार मिले, आप उनका नाम कभी नहीं भूलेंगे। जब जब वो म्यूजिक आएगा हो सकता है आपको उनका नाम भी याद आ जाए, एक मेमोरी रिकॉल, आप उनका नाम नहीं भूल सकते ऐसे में। तो ये है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, कि जब वो बोल रहे हैं कि कोई एक चाहे इंटरनल क्यू हो चाहे एक्सटर्नल क्यू हो, बट कोई भी क्यू आपको याद दिला सकता है। कॉन्टेक्स्ट एक सब टाइप होगी, स्टेट डिपेंडेंट अगेन एक सब टाइप हो गई। कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और स्टेट में हमारी इमोशनल स्टेट की बात हो रही है, हमारी साइकोलॉजिकल फिजिकल स्टेट, हमारी इंटरनल स्टेट की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट आता है रिकॉल एंड रिकग्निशन। अब दो तरीके के ये चीजें होती हैं, बेसिकली ये 2 टाइप्स हैं ऑफ रिट्रीवल, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं, रिकॉल एंड रिकग्निशन,
ठीक है, रिकॉल एंड रिकग्निशन आर द टू टाइप्स ऑफ रिट्रीवल। सो पहले हम रिकॉल के बारे में समझते हैं। रिकॉल क्या होता है? नाउ रिकॉल क्या है? रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन विद फ्यू और ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए नो एक्सटर्नल क्यूज, जब आपको कोई क्यूज की जरूरत नहीं है एंड यू आर एबल टू रिकॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया आज, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल बी एबल टू रिकॉल कि आपने क्या खाया था, है ना। यहाँ ब्रेकफास्ट खाया ही नहीं था तो भी आप ये बता सकते हो कि नहीं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं आज, मेरा ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल क्यू की जरूरत नहीं है कि मैं हिंट दूं आपको कि आप तब मुझे बता पाओगे। सिमिलरली, वेयर वर यू बॉर्न? अगर कोई आपसे पूछे कि आप दिल्ली में बॉर्न हुए हो, लखनऊ में बॉर्न हुए हो, महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो, आप कहाँ बॉर्न हुए हो, तो आपको इसके लिए कोई क्यू की जरूरत थोड़ी ना है, आपको पता है कि आप कहाँ पे, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, सो यू विल बी एबल टू रिकॉल। सो रिकॉल वो चीज होती है जिसके लिए हमें बहुत ही मिनिमम, अगर कभी क्यू चाहिए तो बहुत ही फ्यू, अदरवाइज कोई क्यू की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि रिकॉल पे हम फेल नहीं होते हैं, समटाइम्स रिकॉल हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। व्हेन यू नो द आंसर बट आप उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक मेरी जुबान पे है बस मुझे याद नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है किसी चीज का नाम, आपको पता होता है कि यार ये आई थिंक ये इस अक्षर से शुरू होता है, आप पहला शायद फर्स्ट अल्फाबेट भी बता दोगे, ठीक है, आप उसका शायद बता भी दोगे कि ये लंबा सा वर्ड है या ये मीडियम लेंथ का वर्ड है, व्हाटएवर, या छोटा सा वर्ड है बड़ा और ए से शुरू होता है या फलाने से शुरू होता है, लेकिन आप बोलते हो बस मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, मेरे को ध्यान में है, मतलब इट्स जस्ट बस निकल नहीं रहा, मतलब तो उसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग, कि जुबान पे है लेकिन बोला नहीं जा रहा, मतलब याद नहीं आ रहा बस, और मुझे पता है कि वो छोटा सा वर्ड है वो, तो आपको ये पता है कहीं ना कहीं कि वो वर्ड की लेंथ क्या है, आपको ये भी पता है कि शायद कि वो वर्ड कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। उसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। और कहीं ना कहीं अगर हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विद फ्यूजिफॉर्म जाइरस। फ्यूजिफॉर्म जाइरस का कुछ हिस्सा हमारे टेम्पोरल पार्ट पे आता है, कुछ ऑसिपिटल लोब में जाके हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म की एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है एंड मोर कॉमन विद एज साइन ऑफ डिमेंशिया अनलेस सडन। और जस्ट बिकॉज कि ऐसे हो रहा है, इट डजंट मीन कि डिमेंशिया हो गया है किसी पर्सन को। इट इज नॉट अ साइन ऑफ डिमेंशिया, ओके, इट इज नॉट अ साइन ऑफ डिमेंशिया अनलेस एंड अनटिल इट इज सडन, कि सडनली ऐसे होने लग गया और मोर फ्रीक्वेंटली। इसकी ये होने की, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना होने की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ऑल ऑफ अ सडन ये हो जाए तो प्रॉबेबली शायद फिर आपको यू नीड टू सी अ डॉक्टर। हाउ टू ओवरकम दिस TOT? सिंपल सी बात है, डोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी नाम याद नहीं आ रहा और फिर हम वो कॉन्वर्सेशन छोड़ के वो कॉन्वर्सेशन अपने आगे बढ़ जाते हैं और फिर एकदम से हमें याद आता है, हाँ मुझे याद आया, मैं उस समय बात कर रहा था, ये नाम है उसका। ऐसा होता है ना हमारे साथ, ये तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है, राइट। सो इसको बोलते हैं, तो बेसिकली टिप ऑफ द टंग का कोई इलाज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप कभी ऐसा भूल भी जाते हैं, लीव दैट कॉन्वर्सेशन। अगर आपको बहुत याद करने पे भी याद नहीं आ रहा, लीव दैट कॉन्वर्सेशन, मूव ऑन इन दैट कॉन्वर्सेशन। आगे फर्दर जो आप बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए और एकदम से ही आपको दिमाग की बत्ती जल जाएगी, एकदम से याद आ जाएगा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बैकग्राउंड में हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को। ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस नहीं कर रहा होता, एकदम से वो प्रोसेस कर रहा होता है, फिर एकदम से आपको वो वर्ड दे देता है कि ये लो, ढूंढ दिया मैंने ये। तो इट्स लाइक कि आपने किसी और को काम पे लगाया हुआ ढूंढने के लिए। तो ब्रेन, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो होता है कि अरे मेरे को मतलब याद ही था, याद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो आप जब आगे बढ़ जाते हो, इसीलिए एग्जाम टाइम पे भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई आंसर में आप अटक गए बीच में, तो वहां पे फंसे मत रह जाओ, अटके मत रह जाओ, लीव द स्पेस, सम स्पेस एंड मूव ऑन। थोड़ा सा जगह छोड़ दो कि अगर मुझे याद आया तो मैं वापस आके, मैं इतनी लाइनें मुझे चाहिए होंगी इसको खत्म करने के लिए आंसर को, और मैं खत्म कर लूंगा एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी अचानक हम आगे बढ़ जाते हैं और वो क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं और एकदम से याद आता है, हाँ मुझे याद आ गए उसके पॉइंट्स। वी गो बैक टू आंसर शीट एंड वी राइट डाउन द पॉइंट्स। सो दैट इज वाई वी से डू नॉट गेट स्टक। अगर कहीं पे आप अटक जाते हो, मूव ऑन। नाउ रिकॉल में ही आता है हमारा सीरियल पोजीशन इफेक्ट।
सो सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? सीरियल पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है, सीरियल जैसे हम बोलते हैं ना कि ये सीरीज 1 2 3 4 एक सीरियल उसमें है। तो सीरियल पोजीशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन रिकॉल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कि इंफॉर्मेशन हमारी किधर में प्लेस्ड है, किस जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही है, ठीक है, उससे डिपेंड करता है कि हमारा रिकॉल कितना बेहतर होगा। तो एक होता है इसके अंदर प्राइमेसी इफेक्ट, एक होता है रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी और प्राइमेसी दोनों अगेन अपने नाम से ही पता चल रहे हैं क्या है। रीसेंसी का मतलब होता है व्हेन यू कैन बेटर रिकॉल आइटम्स एट द बिगनिंग। प्राइमरी इफेक्ट होता है व्हेन यू कैन बेटर रिकॉल आइटम्स एट द बिगनिंग। मतलब प्राइमरी मतलब 1 2 3 प्राइमरी है ना। तो प्राइमरी मतलब जो स्टार्टिंग में प्राइमरी होंगे, तो आप जब मान लो कोई लिस्ट ऑफ वर्ड्स बार बार आप याद कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप 1 2 3 जो स्टार्टिंग के हैं उनको बहुत ज्यादा आपने रिहर्सल करा है ना, मतलब सारी लिस्ट ही रिहर्सल कर रहे हो। बट फर्स्ट फ्यू वर्ड्स को, जो मान लीजिए कह लीजिए फर्स्ट 5 वर्ड्स को आपके दिमाग में जाने के लिए, ब्रेन में जाने के लिए ज्यादा रिहर्सल मिल गया, ज्यादा टाइम मिला, वो ज्यादा अच्छे से रहेगा आपके दिमाग में। दैट इज कॉल्ड प्राइमेसी। कि 1 2 3 मेरे को एज इट इज लिस्ट बनानी है, मान लो 10 वर्ड्स दिए और मैंने कहा कि सीरियल नंबर आप आगे पीछे नहीं कर सकते। 1 2 3 मतलब जो 1 पे लिखा है वो सुनाओगे, फिर 2 पे जो लिखा है वो सुनाओगे, फिर 3 पे जो लिखा है वो सुनाओगे, ऐसे। तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग के 4-5 वर्ड्स याद रहेंगे, या मैक्सिमम 3 तो याद रहेंगे ना, 3 4 5 जो भी है। तो उसको कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, कि जब आपने बिगनिंग वाला। और रीसेंसी का सिंपल सा मतलब है कि जब एसटीएम जो होती है हमारी, एसटीएम में आपने मेंटेन करने के लिए लास्ट की आइटम्स, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे जाएगा, कुछ स्टार्टिंग का आपको याद रहेगा, फिर डाउन हो जाएगा, फिर आपको एकदम से लास्ट का याद रहेगा। तो मिडिल पार्ट जो है, जो मिडिल का पार्ट है, वो आपको याद नहीं रहता इतने अच्छे से। तो स्टार्टिंग का याद रहता है बिकॉज ऑफ प्राइमरी से इफेक्ट, और रीसेंसी कि अभी तो लिस्ट खत्म करिए, तो अभी तो लास्ट में ये वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, लास्ट में पढ़े हैं ये वर्ड्स, तो इसीलिए वो याद रह जाता है कि अभी अभी पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल अगर यूज देखें, जो आपकी इस ऑस्ट्रेलिया में दिया है कि जब आप स्टडी करते हैं तो आप स्मॉल चंक्स में स्टडी करो, ठीक है। और मिडिल पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को पहला वाला भी याद रहेगा और मेरे को लास्ट वाला भी याद रहेगा। मिडिल पार्ट है जो मैं शायद मैं भूल जाऊं। हम जब कोई आंसर याद करते थे लंबा सा, तो हमारा एक इंट्रोडक्शन होता था, अब पता नहीं आप लोग ऐसे आंसर लिखते थे कि नहीं, बट एक हम इंट्रो लिखते थे, ठीक है, फिर हमारा मिडिल पार्ट होता था आंसर का, और फिर हम कंक्लूड करते थे आंसर को। तो अब किसी किसी में मिडिल पार्ट में, और लोग बोलते थे इंट्रो अच्छा लिखो, कंक्लूड अच्छा लिखो, मिडिल में तो कहानी लिख के आ जाओ। ऐसे नहीं होता, एग्जामिनर पढ़ते हैं। बट मिडिल पार्ट इज द वन पार्ट जब सबसे ज्यादा मेसअप होता है, ठीक है, चीजें याद नहीं रहती हैं। तो मिडिल पार्ट को ज्यादा रिहर्स करना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उस पर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए उसको याद करने के लिए। नाउ व्हेन यू स्किम नोट्स बिफोर योर एग्जाम्स, तो उसमें रीसेंसी इफेक्ट काम करता है। मान लो आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो, हाथ में बुक लेके, एंड यू आर रिवाइजिंग सम टॉपिक, कोई आपके पास नोट्स हैं, कुछ है, एंड यू आर ट्राइंग टू रिवाइज इट, और आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चल गया ये तो आना ही आना है भाई, आया है ना, ये टॉपिक पे तो एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो आप क्या करोगे, उसको सबसे पहले जाके पढ़ोगे, क्योंकि वो रीसेंसी इफेक्ट है। और जाके अगर क्वेश्चन पेपर में आपने देखा वो क्वेश्चन आंसर आया है, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंड कर लोगे, कि आपकी मेमोरी से भाग ना जाए, वो चला ना जाए आपकी मेमोरी से। क्यों? क्योंकि रीसेंसी इफेक्ट है ना, अभी अभी तो मैंने पढ़ा है, तो मुझे याद है, तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है ये तो मैं अच्छे से लिख लूंगा, ठीक है। सो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल यूज है। वैसे मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल निमोनिक्स। ये एम है, ठीक है, मतलब मेरी राइटिंग पे मत जाया करो, मेरी राइटिंग कबाड़ा है एकदम, ठीक है। निमोनिक्स, तो निमोनिक्स क्या होते हैं कि जब आप वर्ड्स, निमोनिक्स हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगेन अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, निमोनिक्स जो है एक ब्रॉडर टर्म है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म। इसके अंडर आते हैं चीजें जैसे कि एब्रीवेशन बनाना, ठीक है। एब्रीवेशन मतलब किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म बनाना। तो शॉर्ट फॉर्म जब हम बनाते हैं किसी चीज का, वो इसकी सब टाइप है।
शॉर्ट फॉर्म बना के आप याद कर लेते हो, एब्रीवेशन बना लेते हो, ठीक है, या राइमिंग, ठीक है, कोई राइमिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ राइम करते हुए वर्ड्स आपने याद कर लिए, इसमें ये उसमें वो करके, कुछ ऐसे कुछ राइमिंग वर्ड करके, तो वो भी निमोनिक के अंडर आता है। तो बेसिकली कुछ भी हमारी मेमोरी को जो अप करता है, इम्प्रूव करता है, वो कुछ भी हम ऐसे तिकड़म लगा रहे हैं, दैट इज निमोनिक्स। शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, वो निमोनिक है, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स बना रहे हैं, कुछ राइम करता हुआ बना के याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भूले ना, वो भी निमोनिक्स के अंडर आता है, ठीक है। तो निमोनिक एक्चुअली इज अ ब्रॉडर टर्म। अब जब एक टेस्टिंग इफेक्ट की बात करते हैं, टेस्टिंग इफेक्ट क्या होता है? जब लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन को एक्टिवली रिट्रीव किया जाता है थ्रू टेस्टिंग एंड सेल्फ क्विजिंग। इसलिए बोलते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो आप उसको सेल्फ टेस्ट करो। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो उससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा वो अभी अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, लॉन्ग टर्म में गया है कि नहीं गया, डी प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं, या उसको और अच्छे से उस चीज को बिठाने के लिए अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू एक्टिवली उसको बार बार इट्स लाइक रिकॉल करो, टेस्ट लो, अपना सेल्फ क्विज करो। तो लॉन्ग टर्म को आदत पड़ जाएगी, यार ये मुझसे बार, दिमाग को भी आपकी आदत पड़ जाएगी, यार ये मुझसे ना बार बार ये चीज मांगता है, इसको मैं आगे आगे ही रख लेता हूँ, मुझे पता है कि मुझसे पूछेगा, मुझे पता है इसने ये तो मेरे से पूछना ही है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि आपका ब्रेन आपको बोलता है मुझे पता है यार इसने मेरे से ये वाला टॉपिक पूछना है, इसने मुझसे पूछे, तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, की कर लेता है। और तो इसलिए जब आप पढ़ाई के बाद आपको बोलते हैं कि आप क्विज करो, आप प्रैक्टिस करो, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उससे आपकी जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो और ज्यादा मजबूती से बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो स्ट्रेंथन करते हैं आपकी मेमोरी को, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सको। तो इसलिए मैं भी जो क्वेश्चंस डालती हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में, नॉट कम्युनिटी पोस्ट, जो पोस्ट का जो सेक्शन है ना, तो वहां पे जाके आप पोस्ट वाले सेक्शन में सॉल्व किया करो। दो एमसीक्यू तो डेली होते ही हैं उसमें, ठीक है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट रिकग्निशन। तो पहले हमने रिकॉल की बात करी और रिकॉल के अंदर हमने सीरियल इफेक्ट की बात करी, और अब हम रिकग्निशन की बात कर रहे हैं। रिकग्निशन क्या होता है? नाउ रिकग्निशन इज मैचिंग योर इनकमिंग इंफॉर्मेशन टू व्हाट यू ऑलरेडी स्टोर्ड इन योर मेमोरी। तो उसको इनकमिंग इंफॉर्मेशन को आप मैच कर रहे हो उससे जो आपकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, एक आंसर तो चारों में से एक आंसर तो करेक्ट है, वो बस आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, आपको सिर्फ पहचानना है, तो वो है रिकग्निशन। मैच द फॉलोइंग, उसमें अब ए है और बी है और आपको मैच करना है, तो इसमें भी इधर और इधर जो भी है बस आपको मैच करना है, ठीक है। लेकिन दोनों ही जगह पे आंसर तो सही पे प्रेजेंट है ना, एक्चुअल आंसर जो करेक्ट आंसर है वो तो प्रेजेंट है, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको रिकॉग्नाइज करना है, दैट इज रिकग्निशन। सेम हैपेंस विद ट्रू और फॉल्स, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो सिर्फ आपको पहचानना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो एमसीक्यूज तो मेमोरी, मतलब एमसीक्यूज तो बहुत अच्छा तरीका है बेसिकली, मुझे तो बहुत पसंद है एमसीक्यूज। वाई? बिकॉज करेक्ट आंसर इज ऑलरेडी गिवन, यू जस्ट हैव टू थोड़ा सा मेमोरी, मतलब दिस इज द इजिएस्ट वे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्यू ऑलरेडी गिवन है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, उसको सिर्फ आपको पहचानना है, ठीक है। और ऐसा रिसर्च से पता चला है कि फेस और इमेजेस को लेके हमारी जो रिकग्निशन पावर है वो 95% तक एक्यूरेट होती है। अगर मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं, ये एक स्टडी हुई थी जिसमें 2500 फोटोग्राफ्स दिखाई गई थी लोगों को, और उसके बाद उनको नई फोटोग्राफ्स दिखाई दी पेयर में, हर 10 सेकंड के गैप पे उनको फोटोग्राफ्स दिखाई थी, और ऐसे करके 2500 फोटोग्राफ्स दिखाई थी। और उसके बाद मतलब 2500 जो दिखाई थी वो सिंगल फोटोज दिखाई थी, उसके बाद उनको पेयर में फोटोग्राफ्स दिखाई, और जिसमें से एक फोटो जो थी वो इसमें थी, 2500 फोटो में से एक फोटो ली और एक कोई न्यू फोटो ली, ठीक है। एंड 95% तक रिजल्ट्स ये थे, पीपल वर एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये चेहरा हमने देखा हुआ है पहले, ये इमेज हमने देखी हुई है पहले,
ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं थी। तो मतलब हमारा इतना हाई जो है रिकग्निशन रेट होता है व्हेन इट कम्स टू फेस या व्हेन इट कम्स टू इमेजेस। बट देयर इज ऑलवेज अ बट, एरर के चांसेस भी होते हैं। कैसे होते हैं एरर के चांसेस? फॉल्स पॉजिटिव के थ्रू। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव होता है कि जब आप किसी ऐसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं या समथिंग या समवन जो एक्चुअली कभी आपने लाइफ में इनकाउंटर ही नहीं करी, पर आपको लगता है नहीं नहीं मैंने देखी है, मैंने पहले देखा हुआ है। तो वो जो आपको भुलेखा लगता है ना, वो जो आपको क्या बोलते हैं, मतलब वो जो आपको थोड़ा सा फॉल्स अलार्म आता है, वो जो एक फॉल्स आपको लगता है कि गड़बड़ सा लगता है कि गड़बड़ हो गया, तो वो फॉल्स पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आई विटनेस के केस में बहुत ज्यादा होता है। आई विटनेस मिस आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये एक केस था वेयर जिसने रॉबरी करी, उसने ना एक कॉलर पहना हुआ था जिसको रोमन कॉलर भी बोलते हैं। ऐसे वो शर्ट का जो कॉलर होता है, कुर्ता टाइप शर्ट होती है, और वो उसका कॉलर ऐसे राउंड सा होता है पूरा, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम जो कॉलर पड़ते हैं वो उसके ऐसे मतलब कुछ ऐसे कॉलर होता है ना, वो हमारा जो कॉलर होता है, और यहाँ पे बटन होता है। तो ऐसा कॉलर नहीं था, एकदम राउंड कॉलर होता है। और ये प्रीस्ट जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं वो लोग पहनते थे वो कॉलर, तो इसको रोमन कॉलर भी बोला जाता है। तो उसने उस रॉबर ने इस तरीके का कॉलर पहना था और लोगों ने ऐसा बोला कि ये प्रीस्ट ने चुराया है, प्रीस्ट ने रॉबरी करी है। बट एक्चुअली बाद में आई विटनेस से मतलब बाद में पता चला कि प्रीस्ट ने रॉबरी नहीं करी थी। रॉबरी जिसने करी थी उसने खुद ही कन्फेस कर दिया था कि मैंने रॉबरी करी है। सो इस तरीके का एक केस था। बट हमें फॉल्स पॉजिटिव लगा ना, मतलब हमें ऐसा लगा कि नहीं नहीं हमने जो देखा है वो सही है। तो कई बार जो हमारी आंखें जो हमें विटनेस, सीइंग इज बिलीविंग, ये एब्सोल्युटली हर बारी ट्रू हर कंडीशन में नहीं होता। कई बार हमारी आंखें धोखा भी खा जाती हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिट्रीवल कंटैमिनेशन। एक कंसेप्ट होता है रिट्रीवल कंटैमिनेशन का, ठीक है। रिट्रीवल कंटैमिनेशन क्या होता है कि जिसमें आई विटनेस की मेमोरी में प्रॉब्लम होती है। मतलब चश्मदीद जो गवाह होते हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा है, उनकी अगर आप उनकी मेमोरी में मतलब कुछ और भी कंटामिनेट होना, जब वाटर कंटामिनेट होता है तो हम क्या कहते हैं, दूषित हो गया है ना। तो उनकी मेमोरी भी एक तरीके से, अगर आपने पुलिस ने गलत तरीके से मतलब लाइन अप करके या उनको कंफ्यूज, मान लो कि आपने एक शक्ल देखी है जिसने रॉबरी करी, उसके थोड़ा सिमिलर फेस मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसने करी क्या, तो प्रॉबेबली यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड यू विल बी लाइक कि आप सही इंसान जो इसने रॉबरी नहीं करी थी, आप शायद उसको फंसा दो और बोल दो हाँ इसने करी थी। या कई बार क्या होता है कि पुलिस, जैसे इस केस में था, तो पुलिस ने लाइनअप गलत करे, गलत तरीके से इंटरव्यू लिया, मिसलीडिंग इंटरव्यू ले, तो कंफ्यूजन और बढ़ा दी। तो उस केस में सीइंग इज बिलीविंग ट्रू नहीं हो सकता। और ये अक्सर होता है जब चश्मदीद गवाहों की बात होती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन इतनी खिचड़ी पक जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं, जिसको हमने देखा था वो यही पर्सन है या वो यही है या ऐसा ही है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो ये कभी कभी बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। ओके, our next topic is automatic encoding and flash bulb memories. What is automatic encoding? अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है और अगर आपको लग रहा है that you need to take a break, तो प्लीज पॉज द वीडियो, गो ड्रिंक वाटर, हैव थोड़ा टाइम, पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना है इधर उधर, जस्ट ड्रिंक वाटर, थोड़ा वॉक कर लो एंड जस्ट कम बैक। ओके ओके, सो ऑटोमेटिक एनकोडिंग क्या होता है और फ्लैश बल्ब मेमोरीज क्या होती है? ऑटोमेटिक एनकोडिंग होता है व्हेन सम लॉन्ग टर्म मेमोरीज एंटर आर स्टोरेज विदाउट आर कॉन्शियस एफर्ट। बिना किसी मेहनत के एलटीएम में हमारा कुछ इंफॉर्मेशन चला जाता है, एंड इट डजंट रिक्वायर एनी रिहर्सल और इलैबोरेशन और समथिंग, बस वो चला जाता है बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। मतलब मैंने जान पूछ के ये नहीं चाहा कि ये मेरे को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज चली जाए, लेकिन वो किसी तरीके से मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ गई वो बात या वो चीज या वो इंसिडेंट या जो भी है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ये टाइम रिलेटेड चीज हो सकती है, ये स्पेस रिलेटेड चीज हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पूछूं कि you can remember roughly when something happened few minutes ago, वो तो आपको याद ही रहता है। स्पेस की अगर बात करें तो किस रूम में कौन से लोकेशन पे दरवाजा है, ये भी आपको याद रहता है। ये आपने जानबूझ के अपने दिमाग में बिठाया नहीं है,
कि इस रूम का दरवाजा यहाँ है, उस रूम में ऐसे खुलता है, फिर वहां जाओ तो फिर वहां वैसे दरवाजा खुलता है, लेकिन आपको पता है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ गया है। फ्रीक्वेंसी होता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी का होता है इन द सेंस कि कितनी बार ऐसा होता है कि मान लो आपकी गली में से ट्रैफिक कितना निकलता है ये आपको पता ही है अंदाजन, लेकिन अगर मान लो किसी दिन बहुत ज्यादा गाड़ियों का आना जाना हो रहा है तो आपको लगेगा ना कि आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है। मतलब नॉर्मली इतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन आज फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स पासिंग बाय कुछ ज्यादा है ना। या इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो कि आपको याद रह जाता है कि यार उसके बहुत फोन बज रहे थे, और उस दिन तो जब हम मिले थे ना उसके फोन बहुत आ रहे थे, फोन पे फोन आ ही जा रहे थे। आपने ये कॉन्शियसली याद नहीं करा, आपने कोई रिहर्सल नहीं करी, कोई एलाबोरेटिव रिहर्सल या कोई मेंटेनेंस रिहर्सल नहीं करी इस बात की, लेकिन आपको याद है कि जब आप अपने फ्रेंड से मिले थे उसके फोन पे फोन बजी जा रहे थे उस दिन, है ना। ये इन्फॉर्मेशन कोई आपको, आपने एफर्ट करके अपने कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डाली, पर आपको याद रह गई। तो ऐसी कुछ बातें, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो, हाउ मेनी टाइम समथिंग इज हैपेंड, हमें अनकॉन्शियसली जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे एलटीएम में चली जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोमेटिक इनकोडिंग। मतलब ऑटोमेटिकली वो इनकोड हो गया। फ्लैश बल्ब मेमोरीज क्या होती हैं? फ्लैश बल्ब एक फ्लैश लाइट की तरह, इट्स लाइक कि ऑटोमेटिक एनकोडिंग जब होती है किसी इमोशनली इंटेंस, जब हमारे कुछ चीजें होती हैं जैसे सरप्राइजिंग या कोई शॉकिंग इवेंट हो गया हमारी लाइफ का, तो एक बहुत ही विविड कहते हैं, बहुत ही कलरफुल सी एक मेंटल फोटोग्राफ, इट्स लाइक अ स्नैपशॉट आपने ले लिया, इट्स लाइक अ स्नैपशॉट उस इंसिडेंट का, उस लम्हे का, उस मूवमेंट का आपने एक स्नैपशॉट लेके आपके दिमाग ने जो है खींच के रख लिया अपने पास, वो होती है फ्लैश बल्ब मेमोरी। और विविड का मतलब होता है कलरफुल, ठीक है, कि बहुत ही कलरफुल। मेरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी फर्स्ट डेट याद होगी, मुझे कई लोगों को याद होती है, मुझे अच्छे से याद है तुमने ये पहना था, हम उस कैफे में गए थे, हमने ये खाया था, तुमने ये बोला था, मुझे तुम्हारे एग्जैक्ट वर्ड्स याद है, मुझे तो सीन टू सीन सब याद है। जब हम इस तरीके के शब्द बोलते हैं ना कि मुझे सीन टू सीन सब याद है, मुझे तो ये भी याद है कि तुमने क्या पहना था, मुझे तो ये भी याद है, वो भी याद है, तो वो बेसिकली एक तरीके से फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है, क्योंकि इंटेंस इमोशन हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस वक्त, तो वो इतने इमोशनल इंटेंसिटी हमारी हाई होने की वजह से वो एक तरीके से वो जो लम्हा है, वो जो मोमेंट है, वो हमारे दिमाग में छप जाता है, ठीक है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ फियर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ जॉय, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हॉरर, इट कुड बी समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, समथिंग वेरी शॉकिंग, कुछ भी हो सकता है। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ सम हार्मोन्स जो हमारे रिलीज होते हैं, जो कि मेमोरी एनहांसिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारी मेमोरी को स्ट्रेंथन करने में, मेमोरी उसके फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 9/11 अटैक के टाइम पे जो लोग जहां प्रेजेंट थे और उनको जब ये न्यूज मिली, तो वो उस समय क्या कर रहे थे, या मान लो कोई लव्ड वन, कोई डियर वन, कोई हमारा बहुत अजीज, कोई बहुत करीबी, जब हमें कोई ऐसी न्यूज मिलती है कि दैट पर्सन हैज पास्ड अवे, और हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी मासी को गए हुए कुछ टाइम हो गया, काफ़ी मतलब साल से ऊपर हो गया, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं उस टाइम पे मैं किचन में थी और मैं खाना बना रही थी, और एकदम से मेरी मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आया और मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, और शी गेव मी द न्यूज़ कि मासी नहीं रही, और मेरे को एक शॉक सा लगा, यू नो, इट वाज लाइक आई वाज वेरी क्लोज टू हर, सो इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी दैट आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब मैं उस समय रोटी बना रही थी और मैं किचन में खड़ी थी और मैं ऐसे, और उस समय मम्मी का फ़ोन बजा, मैंने मम्मी को फ़ोन दिया, मतलब एग्जैक्टली सीन टू सीन सब कुछ, और ये वो। तो इसको बोलते हैं हम फ्लैश बल्ब मेमोरी, कि जब आपको सीन टू सीन, वर्ड टू वर्ड सब एकदम से, चाहे वो कुछ शॉकिंग हो, चाहे वो सरप्राइजिंग हो, चाहे वो कुछ, जैसे मैंने आपको बताया आपकी फर्स्ट डेट है ना, हो सकता है किसी किसी को अपनी फर्स्ट डेट बहुत अच्छे से याद हो, सो दैट इज पर्सनल फ्लैश बल्ब मेमोरी। लेकिन हिस्टोरिकल जब इवेंट होते हैं तो कलेक्टिव फ्लैश बल्ब मेमोरी भी हो सकते हैं। कलेक्टिव फ्लैश बल्ब मेमोरी का मतलब है कि बहुत से लोगों को वो बात याद है,
ठीक है, जैसे 9/11 का अटैक हुआ या ताज होटल पर जब मुंबई में अटैक हुआ, उस वक्त वहाँ के लोग वहाँ कहाँ थे, क्या थे जब ये न्यूज़ आई, या उनका अपना कोई वहाँ था, या जो भी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव भी हो सकती है और पर्सनल फ्लैशबल्ब मेमोरी भी हो सकती है। नाउ seeing the video is getting longer, I think I'll just stay here. बस ये एक आप ये लास्ट कर लो, बस ये फ्लैशबल्ब का ही, उसके बाद फिर मैं आगे नहीं करूँगी, है ना। सो आर फ्लैशबल्ब मेमोरीज एक्यूरेट? नॉट ऑलवेज। फ्लैशबल्ब मेमोरीज हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, चाहे आपको इतनी विविडली, मतलब इतनी कलरफुल तरीके से, आपके इमोशन भी इतने स्ट्रांग थे, इतनी स्ट्रांगली वो चीज़ आपको, आप कह रहे हो सीन टू सीन, वर्ड टू वर्ड, सब कुछ आपको याद है, पर फिर भी वो हमेशा करेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम चेंज होता रहता है चीज़ें। हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं बट कई बार इनकरेक्ट भी हो जाता है। कैसे कि वक्त के साथ वो चीज़ें फेड अवे हो जाती है, हमारी मेमोरी में कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं, कभी फेड अवे हो जाती है। ठीक है, तो और स्पेशली जब हम आई विटनेस, जब क्राइम कोई आई, किसी के सामने, आंखों के सामने कोई क्राइम हो रहा होता है, तो इतनी हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और वो इतना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं कि चांसेस आर कि लेस एक्यूरेट होती है वो इन्फॉर्मेशन। हाईली एक्यूरेट होने की बजाय वो इन्फॉर्मेशन लेस एक्यूरेट होती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इवन द क्लियरेस्ट मोस्ट इमोशनल मेमोरीज आर नॉट परफेक्ट। तो बेसिकली मेमोरी की जब बात आती है तो कंक्लूजन हमारा ये है कि मेमोरीज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वक्त के साथ फेड अवे हो जाता है, कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आता है मेमोरी में, कोई बाहर से इंफॉर्मेशन जो है इंटरफेयर करती है। मान लो 20 साल पुरानी कोई यादें हैं, ठीक है, 20 साल पुरानी कोई मेमोरी है, तो थोड़ा थोड़ा तो एग्जैक्ट 100% वो सेम टू सेम नहीं होगा। कुछ मेन जो उस मेमोरी के हिस्से हैं वो आपको याद रह जाएंगे, पर इधर उधर का कुछ तो जुड़ जाएगा या कुछ कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ फेड अवे हो जाएगा, कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगी, कुछ होता है गड़बड़। तो 100% नहीं होता। तो मेमोरीज पे कभी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अगेन ये एक बड़ी काम की चीज़ है जो कि एक चार्ट है। आज हमने रिकॉल के बारे में समझा, हमने रिकॉल में सीरियल पोजीशन के इफेक्ट के बारे में बात करा, जिसका सब टाइप है प्राइमरी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट की, मतलब सबसे पहले क्या याद किया और सबसे एंड में क्या याद किया। रिसेंसी मतलब अभी एंड में क्या याद किया, और ये मतलब कि फर्स्ट नंबर पे हमने क्या याद किया। फिर रिकग्निशन के बारे में हमने समझा, रिकग्नाइज करना मतलब ऑलरेडी इट इज देयर, बस आपको पहचानना है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर हमने ऑटोमेटिक इनकोडिंग मिली, जो कि बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। और फ्लैशबैक मेमोरीज तो मतलब जब हमारी इमोशनल इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो ये एक चार्ट है जिसमें कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, विद एग्जांपल्स। आप ये बना लीजिए क्विक एक रीकैप की तरह। ठीक है, आपको काम आएगा एग्जाम टाइम पे। And I'll see you next time with another video and I'll try to cover this really as soon as possible. Trust me, even I want कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए. So just stay with me. Do give me a thumbs up, ठीक है, because when you hit the like button, when you leave beautiful comments, that's when I get to know कि okay, you guys are studying and you are understanding, concepts clear हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं। So मुझे भी feedback देते रहा करो यार, और thumbs up दे दो प्लीज़, and subscribe my channel, help my channel grow. I'll see you next time. Bye.